जय हिंद मेरे सभी प्यारे स्टूडेंट। आज हम लोग रासायनिक अभिक्रिया समीकरण के चैप्टर के अंदर सभी टॉपिक का अध्ययन करेंगे। इससे पहले मैंने इसका बेसिक चैप्टर, बेसिक कॉन्सेप्ट, बेसिक पॉइंट पर मैंने बातें किया था और पिछले वीडियो में अगर आप उस वीडियो को देखते हैं तो इस चैप्टर को समझने में, जानने में आपको परेशानी नहीं होगी। और ये रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण के चैप्टर के अंतर्गत की आज टॉपिक की अध्ययन करेंगे और ये टॉपिक को अध्ययन करने में बहुत ज़्यादा सहारा देगा आपको पिछले वीडियो। तो अगर आप पिछले वीडियो नहीं देखे होंगे तो वो वीडियो देख लीजिएगा। तो चलिए अब हम लोग इस चैप्टर के अंतर्गत सारे क्वेश्चन को समझते और जानते हैं। चलिए, समझना ये है ना कि जिस प्रकार इंसानों का एक धरती पर, दुनिया में इंसानों का जिस प्रकार रहन सहन है और इंसानों का ये जो दुनिया है, उसी प्रकार तत्व का भी एक दुनिया होता है, जिसके अंतर्गत हम लोग तत्व की एक दुनिया की कहानी जानेंगे। जिस प्रकार इंसान इस धरती पर देखे होंगे कि इंसानों की ये दुनिया में इंसान कभी कभी आपस में जुड़ते हैं, कभी कभी देखिएगा लड़ते हैं, कभी कभी अपनी क्षण खुशियों के लिए किसी का घर ही उजाड़ देते हैं। आप देखते होंगे ये इंसानों की दुनिया में कि कभी कभी अगर हम किसी का घर उजाड़ दिए तो वो भी हमारा उजाड़ देता है। इस प्रकार से इंसानों में कुछ गतिविधियां होती रहती है। तो इसी प्रकार सेम इसी तरह से तत्व का भी एक दुनिया है और उसको में भी इसी तरह से होता है। कुछ तत्व हैं जो आपस में मिलते हैं और एक नया परिवार बनाते हैं। कुछ तत्व ऐसे हैं जो टूट जाते हैं कुछ कारणों से। कुछ उसमें ऐसे हैं जो क्षण खुशी के लिए अपनी पावर और क्षमता दिखाकर किसी की घर उजाड़ देते हैं, किसी की दोस्ती को तोड़ देते हैं और अपने स्थान, अपनी खुशी के लिए दूसरी की खुशी बर्बाद कर देते हैं। और कुछ उसमें भी देखेंगे हम लोग तत्वों में भी कि कुछ तत्व अगर एगो के अगर स्थापित अपने स्थान से हटाता है तो उससे उसके स्थान, उसका भी साथ जो तत्व होगा उसे भी हटा देता है। तो इसे हम लोग संयोजन, वियोजन, विस्थापन, द्विविस्थापन, रेडॉक्स अभिक्रिया के रूप में हम लोग जानेंगे। और जिस प्रकार इंसानों की ये दुनिया में कहानी है, उसी प्रकार से तत्व का भी एक कहानी है दोस्त। और सेम इंसानों की तरह आप इस कहानी को देखिएगा और जानिएगा। तो चलिए हम लोग शुरू से हर एक टॉपिक पर बातें करते हैं और एक इंसान की तरह, इंसान की दुनिया की तरह जिस प्रकार इंसान रहते हैं, मिलते हैं, जुलते हैं, उसी तरह से हमें इसे भी समझने की कोशिश करेंगे और हम लोग समझेंगे। तो चलिए विषय सूची इंडेक्स, यानी हम लोग इसमें इतना टॉपिक पर अध्ययन करेंगे, यानी ये सारे क्वेश्चन को हम लोग पढ़ेंगे। जैसे रासायनिक अभिक्रिया क्या है, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, जैसे संयोजन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया से एक विशेष अभिक्रिया उत्पन्न होते हैं जिसे ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया, जिसमें अभिक्रिया के दौरान ऊष्मा निकलती है। पढ़ेंगे हम लोग वियोजन अभिक्रिया, यानी तत्व टूट जाते हैं किसी कारण से। विस्थापन अभिक्रिया, मतलब कुछ तत्व कोई तत्व जो होते हैं किसी अन्य तत्व को विस्थापित कर देते हैं, यानी अपने स्थान से उसे हटाकर खुद जाके बैठ जाते हैं। यानी सेम इंसानों की तरह अपनी क्षण खुशियों के लिए अपनी क्षमता और औकात दिखाकर किसी की खुशी छीन लेना, ये इंसान में भी तो होता है। उसी प्रकार हम लोग द्विविस्थापन पढ़ेंगे, रेडॉक्स पढ़ेंगे, विकृत गंधिता पढ़ेंगे। आप देखे होंगे कि तैलीय चीज़ जब हवा से क्रिया करता है तो रंग, गंध, स्वाद, उनकी सब गुणवत्ता बदल जाती है, जिसे हम लोग विकृत गंधिता कहते हैं। हम लोग सामान्य भाषा में भी बोलते हैं कि मेहरा गया या तो हवा लग गया, जिससे हम लोग उसकी स्वाद अच्छा नहीं लगता है, ये जहरीला, विषैले लगने लगते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग ये टॉपिक को अच्छा से जानेंगे कि ये रासायनिक अभिक्रिया क्या है। तो ये रासायनिक अभिक्रिया में होता क्या है कि दो अलग अलग तत्व, दो अलग अलग गुणधर्म वाले तत्व एक साथ मिलकर एक नए गुणधर्म वाले तत्व का निर्माण करते हैं। देखिए सेम इंसान की तरह इन लोगों का भी एक दुनिया होता है मेरे दोस्त। जैसे समझ सकते हैं कि H2 ये तो अलग तत्व है और इसके साथ सपोर्टेड O2 मिल गया। हम बताए थे बच्चों को कि H2 हम लोग क्यों लिखते हैं। कुछ तत्व हैं जो अणु के रूप में भाग लेते हैं। हमने पिछले चैप्टर में ये सारे बात बताई थी और आप लोगों से ही रिक्वेस्ट है कि आप इस चैप्टर को पढ़ने से पहले, रिक्वेस्ट है आप
आपसे विनती है आपसे कि अगर आप अच्छा से अध्ययन करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं और अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं 10 क्लास का, तो हमारे यहाँ हर एक चैप्टर के लिए सबसे पहले मैं बेसिक निकालता हूँ ताकि बेस बच्चे मजबूत करें, तब चैप्टर पर मैंने बात करता है। तो देखिए, ये देखिए अलग गुणधर्म वाले तत्व है, ये अलग गुणधर्म वाले ऑक्सीजन, और ये दोनों जब एक साथ मिलते हैं तो क्या बनाते हैं, H2O बनाते हैं, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं इसे रासायनिक अभिक्रिया। तो आप देख सकते हैं, इंसान भी देखे होंगे कि दो इंसान एक साथ मिलते हैं और एक नया दुनिया बनाते हैं, और इसी प्रकार से देखिए दो अलग अलग तत्व मिले और एक नए तत्व का निर्माण कर दिए, एक नए पदार्थ का निर्माण कर दिए, तो जिसे हम लोग रासायनिक अभिक्रिया करते हैं। जैसे देख लीजिए कि Na, इसे हम लोग सोडियम बोलते हैं, और इसके साथ क्लोरीन Cl2 एक साथ मिलेगा तो क्या बनाएगा दोस्त, NaCl। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग इसी को बोलते हैं रासायनिक अभिक्रिया। लेकिन अब बच्चों को ये भी कुछ बच्चे सोचते हैं कि सर रासायनिक समीकरण क्या है। तो देखिए, रासायनिक अभिक्रिया में जो तत्व है दोस्त, ये तत्व को संकेत के रूप में लिखना ही क्या कहलाता है, इसी को बोलते हैं हम लोग रासायनिक समीकरण। क्या बोलते हैं दोस्त, इसे हम लोग बोलते हैं रासायनिक समीकरण बोला जाता है। इससे हम लोग क्या बोलेंगे दोस्त, तो हम लोग इसे रासायनिक समीकरण बोलेंगे, याद रखना होगा। चलिए, इस संकेत के रूप में लिखना ही क्या कहलाता है, रासायनिक समीकरण कहलाता है। अब सवाल ये आता है कि रासायनिक समीकरण तो सर समझ गए, इसे एरो बोलते हैं दोस्त, इसे क्या बोलते हैं, एरो बोलते हैं, पर तत्व को संकेत के रूप में लिखा जाता है, हिंदी में नहीं ना लिखा जाता है। तो ये तत्व को अगर आप संकेत के रूप में लिखते हैं तो ये क्या कहलाएगा, रासायनिक समीकरण कहलाएगा। तो अब ये समझना है कि जो तत्व भाग लेते हैं, जो तत्व मतलब आपस में एक भाग लेते हैं, वे तत्व को अभिकारक कहा जाता है। जो तत्व भाग लेते हैं क्रिया करने के लिए, अभिक्रिया करने के लिए, उसे क्या कहा जाता है, उसे हम लोग अभिकारक बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्त, अभिकारक। और जो नया तत्व बनता है, जैसे सोडियम और क्लोरीन एक साथ मिला तो क्या बनाया, सोडियम क्लोराइड, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, नमक। ये जो नमक है इसे हम लोग उत्पाद बोलते हैं। तो जो नया पदार्थ बनता है उसे क्या कहा जाता है दोस्त, उत्पाद कहा जाता है। अब सवाल ये आता है कि सर आप जैसे एग्जाम्पल यहाँ हमने H2 प्लस O2 को लिया, तो यहाँ पर अब एक चीज़ देखने के लिए मिलता है कि H2O जो है इसमें तत्व की संख्या समान नहीं है। जैसे H2 है तो H2 है, ऑक्सीजन 2 गो है तो ऑक्सीजन देखिए यहाँ पर 1 गो है, ये समान नहीं है। तो दोनों को जब तत्व की संख्या समान नहीं रहता है अभिकारक और उत्पाद में, तो इसे कहा जाता है असंतुलित रासायनिक समीकरण। इसी को क्या बोला जाता है, असंतुलित। असंतुलित या इसी को बोला जाता है असंतुलित रासायनिक समीकरण, या तो हम कह सकते हैं कंकाली। इसे क्या कहा जाता है, इसी को हम लोग कंकाली समीकरण भी कह सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, असंतुलित या इसी को कंकाली कहा जाता है। अब सवाल ये आता है कि क्या सर इसे संतुलित करना जरूरी है, तो जी जरूरी है। आप द्रव्यमान संरक्षण के नियम को पढ़े होंगे, उसमें बताया जाता है कि जब कोई भी तत्व जब आपस में अभिक्रिया करते हो, नए तत्व बनाते हैं, तो वहाँ पर अभिकारक और उत्पाद का द्रव्यमान सेम रहता है, यानी द्रव्यमान यानी वजन बराबर रहता है। तो सोच सकते हैं दोस्त, जब वजन समान रहेगा तो इसमें तत्व की संख्या भी समान होना चाहिए। इसलिए यहाँ पर भी हम लोग क्या कर देंगे, 2 लगा देंगे, तो 2 दूना कितना हो जाएगा, 4। और ये देखिए 2 जो यहाँ लगा ये दोनों के लिए है, तो यहाँ 4 गो हाइड्रोजन हो गया और 2 गो ऑक्सीजन हो गया। अब देखिए यहाँ पर भी 2 लगा देंगे, तो यहाँ पर भी 2 आपका कितना हो जाएगा, हाइड्रोजन 4 हो जाएगा और ऑक्सीजन कितना हो गया, 2 हो गया। तो इस प्रकार से हम लोग इसको संतुलित कर दिए। तो संतुलित करना इसीलिए ज़रूरी है मेरे दोस्त। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं और उसे हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। चलिए, रासायनिक अभिक्रिया के कुछ प्रकार, रासायनिक अभिक्रिया के कुछ हम लोग प्रकार को देखेंगे। जैसे पहला होता है संयोजन अभिक्रिया। तो संयोजन अभिक्रिया में क्या होता है दोस्त कि 2 तत्व, जैसे हम अभी आप लोग को बता रहे थे कि कोई 2 तत्व ले लीजिए, जैसे मैग्नीशियम प्लस में मान लीजिए कि हम लोग सल्फेट को ले लेते हैं। तो 2 तत्व जब अलग अलग गुण धर्म वाले 2 तत्व आपस में मिलते हैं और एक नए गुण धर्म वाले तत्व का निर्माण करते हैं, तो उसे क्या कहते हैं हम लोग, उसी को बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया। संयोजन मतलब 2 तत्वों को आपस में मिलना और एक तत्व का निर्माण करना। इस प्रकार की अभिक्रिया को क्या कहा जाता है, संयोजन अभिक्रिया कहा जा सकता है या कहा जाता है। संयोजन अभिक्रिया
कि हम बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं, जोड़ सकते हैं और देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए सपोर्टेड ये आपको Na सोडियम है और इसके साथ हम लोगों ने CO3 कार्बोनेट को जोड़ेंगे। तो देखिए जोड़ने के लिए मैंने पिछले वीडियो में बच्चों को बताया था कि संयोजकता आप लोग याद अच्छा से रखिएगा। जैसे इसका संयोजकता 2 होता है तो इसमें आ जाएगा, और इसका 1 होता है तो इसमें आ जाएगा। तो Na में क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। क्या है कि CO3 की संयोजकता कितना होता है दोस्त, 2 होता है। और इधर हम लोग क्या लिख देंगे, Na2CO3, इसको क्या पढ़ेंगे हम लोग, सोडियम कार्बोनेट। इस प्रकार से बहुत सारे तत्वों को हम लोग जोड़ सकते हैं, जैसे कैल्शियम नाइट्रेट NO3। तो अब इसको हम लोग को जोड़ने के लिए क्या करना होगा, इसका 2 होता है, इसका संयोजकता कितना होता है दोस्त, 1 होता है। तो इसे हम लोग बोल सकते हैं कि कैल्शियम नाइट्रेट, इसका यहाँ तो लिख देंगे संयोजकता इसका होता है। तो इस तरह से हम लोग बहुत सारे तत्वों को जोड़ सकते हैं। तो देखिए सेम इंसान की भी दुनिया की तरह है, इंसान भी एक दूसरे से जोड़ते हैं और एक नया परिवार बनाते हैं, नए घर बनाते हैं, नए दुनिया अपना बनाते हैं। उसी प्रकार तत्व भी आपस में मिलते जुलते हैं, पर मिलने की तरीका आप लोग को जानना होगा कि इन लोग को मिलने की तरीका क्या है और ये कैसे मिलते। सेम इंसानों की दुनिया की तरह हम लोग आराम से सारे चीज को समझेंगे दोस्त। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, और इसे संतुलित करना भी जरूरी है दोस्त। उसके लिए भी मैं एक विशेष वीडियो बनाएगा जिसमें हम लोगों ने संतुलित करना अच्छा से सीखेंगे। तो चलिए अब हम लोग आगे जानते हैं। देखिए संयोजन अभिक्रिया में ऊष्माक्षेपी, उसमें से एक विशेष अभिक्रिया का निर्माण होता है। जब तत्व दो आपस में मिलते हैं ना तो कभी कभी ऊष्मा निकलता है। जब दो तत्व आपस में कभी कभी मिलते हैं तो ऊष्मा निकलता है, मतलब इंसान जुड़ तो जाते हैं, कभी कभी इंसान देखिएगा विवश होकर जुड़ तो जाते हैं, लेकिन और एक दूसरे से गर्म दल में रहते हैं, गुस्सा में रहते हैं। उसी प्रकार कभी कभी तत्व भी आपस में जुड़ते तो हैं, लेकिन उन लोगों को जुड़ने से क्या निकलता है, ऊष्मा निकलता है। जब दो तत्व आपस में क्रिया करते हैं तो उसके साथ क्या निकलता है दोस्त, ऊष्मा निकलता है। तो देखिए जैसे हम लोगों ने ले लिया ग्लूकोज सपोर्टेड, मैंने आप लोग जानते हैं ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है दोस्त, C6H12O6। इसे हम लोग O2 से क्रिया करवाते हैं तो क्या होता है, आप लोग देखे होंगे कि जब C6H12O6 अगर O2 से क्रिया करे तो क्या बनाता है, आपको बनाएगा CO2 कार्बन डाइऑक्साइड H2O बनाएगा, और क्या बनाएगा दोस्त, और आपको बनाता है ऊष्मा, यानी ATP के रूप में। आप लोग को पता होगा कि ऊर्जा का निर्माण होता है जब ग्लूकोज ऑक्सीजन की उपस्थिति में टूटता है तब। तो ये ऊष्मा के रूप में जल निकलते हैं और इससे ऊष्मा का निर्माण हुआ। तो जिस अभिक्रिया में जब दो तत्व आपस में जुड़ने के दौरान, जब दो तत्व आपस में क्रिया करते हैं तो इस दौरान होता क्या है कि कभी कभी ऊष्मा का भी निर्माण होता है। तो इसे हम लोग ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में हम लोग और भी ले सकते हैं, जैसे CaO, इसको हम लोग बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड। जब कैल्शियम ऑक्साइड को हम लोग जब जल के अंतर्गत जानेंगे, इसी को चूना बोलते हैं, जिसे घर वगैरह पेंट किया जाता है, तो उसको पता होगा पहले जल में डालते होंगे। तो ये जो चूना है, बुझा हुआ चूनी, जो बिना बुझा हुआ चूना है, जिसे हम लोग काली चूना भी बोलते हैं, इसको जब जल में डाला जाता है तो ये क्या बनाता है, CaOH2 कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड प्लस में देखिएगा ऊष्मा, यानी पानी जो जल है ऊष्मा के रूप में बाहर आते हैं। ये पहले लोग करते थे, ड्राम वगैरह में चूना डालते थे, चूना से ऊपर भाप के रूप में निकलता था जल। तो इस प्रकार जब दो तत्व आपस में मिला तो ऊष्मा निकला ना दोस्त। तो ये ऊष्मा को निकलना ही क्या कहलाता है दोस्त, इसे हम लोग क्या बोल सकते हैं, तो इसे हम लोग बोलते हैं ऊष्मा क्षेपी, यानी ऊष्मा का निर्माण होना। जब दो तत्व आपस में अगर क्रिया करें, मिले, अभिक्रिया करने के दौरान नए तत्व बनाते हैं तो उसके साथ साथ क्या निर्माण करते हैं, ऊष्मा निर्माण करते हैं। तो ऐसे अभिक्रिया को क्या कहते हैं, ऊष्मा क्षेपी। ऊष्मा क्षेपी भी किसका भाग है दोस्त, संयोजन अभिक्रिया का ही एक क्या है, ये भाग है दोस्त। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। उसके बाद देख सकते हैं वियोजन अभिक्रिया। देखिए कभी कभी इंसान जुट के भी टूट जाते हैं, किसी कारण से इंसान भी टूट जाते हैं, नहीं बोले कि इंसानों को दुनिया की तरह इन लोग भी है। कभी कभी इंसान जुट कर भी टूट जाते हैं, किसी कारण से, कोई कारण हो जाता है कि इंसान टूट जाते हैं। इसी प्रकार अब तत्व भी टूट जाते हैं। मान लीजिए जल, अब जल को आप ऊष्मा दे दिए, अब जल को आप ऊष्मा दे दिए, तो अब जल में आप ऊष्मा दीजिएगा तो जल को आप गर्म कीजिएगा तो जल टूटबे न करेगा। तो ये जल टूट जाता है, H2+O2 में टूट जाएगा। तो इसे हम लोग कहते हैं वियोजन अभिक्रिया। सपोर्टेड मान लीजिए हम लोग AgCl को ले लेते हैं, AgCl जिसे हम लोग क्या बोल सकते हैं, AgCl को हम लोग बोलते हैं सिल्वर क्लोराइड। अब इसको में आप प्रकाश दे दीजिए, ये तो प्रकाश दे दीजिएगा,
तो ये क्या हो जाएगा, Ag अलग हो जाएगा और Cl2 का हो जाएगा अलग हो जाएगा, तो टूट नहीं गया प्रकाश की उपस्थिति में। अब इस तरह से ये टूट जाते हैं। ये कभी कभी आप देखे होंगे कि CaCO3 में अगर हम भी ऊष्मा दे देंगे, इसमें भी अगर ऊष्मा दे देंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, CaCO3 क्या हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा। तो ये जो Ca+CO3 ये टूट गया। तो कभी कभी कुछ तत्व होते हैं जो ऊष्मा देने से, प्रकाश देने से और विद्युत की उपस्थिति में टूट जाते हैं। जैसे जल को भी कभी कभी हम लोग करंट से गर्म करते हैं तो टूट जाते हैं। तो जल कभी कभी ऊष्मा, विद्युत और कुछ प्रकाश से टूट जाते हैं। तो यानी कभी प्रकाश से टूट जाते हैं तत्व, कभी विद्युत से टूट जाते हैं और कभी ऊष्मा से टूट जाते हैं। तो ये तत्व टूट जाते हैं। तो ये तत्व को विघटन होना, टूट जाना, या इसी को बोलते हैं अपघटन अभिक्रिया। मतलब एक तत्व जब टूटकर दो या दो से अधिक नए तत्व का निर्माण करता है तो इसी को हम लोग बोलते हैं वियोजन अभिक्रिया या तो अपघटन अभिक्रिया बोला जाता है दोस्त, जिसमें तत्व टूट जाते हैं। और टूटने के लिए कभी ऊष्मा की आवश्यकता होती है, कभी प्रकाश की उपस्थिति में टूट जाते हैं, तो कभी विद्युत की उपस्थिति में, ऊष्मा की उपस्थिति में टूटते रहते हैं। तो इस तरह की अभिक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया। तो वियोजन अभिक्रिया में एक और अभिक्रिया बनता है क्या, ऊष्मा शोषी, मतलब जिसमें ऊष्मा की आवश्यकता होता है वह अभिक्रिया, जिसे करने के लिए कौची की जरूरत पड़ता है दोस्त, ऊष्मा की जरूरत पड़ता है। तो उसे ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे देख लीजिए, इसे तोड़ने के लिए इसे दो भाग में एक क्रिया ही तो हुआ ना दोस्त, ये भी तो अभिक्रिया ही ना है दोस्त। तो इसे टूटने के लिए क्या जरूरत पड़ा, ऊष्मा का, इसे प्रकाश का, तो ऊष्मा का, तो ऊष्मा की आवश्यकता पड़ता है। तो उसे क्या कहते हैं हम लोग, ऊष्मा शोषी। तो आप सोच सकते हैं दोस्त कि वियोजन अभिक्रिया का एक प्रकार होता है क्या, ऊष्मा शोषी। तो हम लोग यहाँ पढ़ेंगे भी ऊष्मा शोषी को। देख लीजिए ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। तो ऊष्मा शोषी में हम लोग एग्जाम्पल क्या दे सकते हैं दोस्त, कि ऊष्मा की उपस्थिति में जो यौगिक क्रिया करके नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, दो मतलब टूट जाते हैं, तो उसे हम लोग ऊष्मा शोषी बोलते हैं। जैसे हम आप लोग को बता रहे थे कि H2O को हम लोग ऊष्मा देंगे तो क्या हो जाएगा, ये ऊष्मा की उपस्थिति में क्या हो जाएगा दोस्त, H2+O2 टूट जाएगा। तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, ऊष्मा शोषी। यानी क्रिया करने के लिए इसे कौची की जरूरत पड़ा दोस्त, ऊष्मा की जरूरत पड़ा। अब ये सब तत्व टूट जाते हैं, मेथेन टूट जाता है, और क्या टूट सकता है, आप लोग को बता रहे थे कि CaCO3 टूट जाता है ऊष्मा की उपस्थिति में। तो इसे हम लोग Ca+CO3 लिख सकते हैं। CH4 मेथेन टूट जाता है Ca2+H2O में। CH4 जिसको हम लोग बोलते हैं जो मेथेन है, ये भी टूट जाता है। अब देखे होंगे कि इससे भी अगर मेथेन में भी अगर ऑक्सीजन से एक क्रिया करे तो ये टूट जाता है CO2+H2O, यानी ऊष्मा के रूप में H2O निकलते हैं। तो ये सारे जो है ऊष्मा शोषी का एग्जाम्पल है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। उसके बाद देख सकते हैं विस्थापन। हम आप लोगों के क्या बताए थे कि कभी कभी इंसान की तरह, इंसानों की दुनिया को आप देखे होंगे कि कभी कभी इंसान खुद की पावर, खुद की कैपेसिटी से किसी बने बनाए घर को उजाड़ देते हैं खुद की क्षण खुशियों के लिए। मान लो हम एक लड़का है, सपोर्टेड पहले से एक लड़का लड़की आपस में एक अपना दुनिया बनाए। जैसे देख सकते हैं दोस्त, ये आपका मान लीजिए सपोर्टेड NaCl है। NaCl मान लीजिए कि ये लड़का है और ये लड़की है, ये दोनों ने एक अपना दुनिया बना रखा है। इसके बीच में एक इंसान टपकता है जिसका नाम है पोटेशियम। पोटेशियम को लगने लगा कि क्लोरीन बहुत अच्छी लड़की है और इसको बने बनाए दुनिया को अपनी कैपेसिटी, इसका देखिए कैपेसिटी ज़्यादा होता है। इसे हम क्रियाशील बताए थे आप लोग को क्रियाशील में कि सबसे ज़्यादा क्रियाशील पोटेशियम होता है, सोडियम कम है दोस्त। तो यहाँ कम औकात है इसका, इसलिए अपना औकात और कैपेसिटी दिखाकर इसका बनाया हुआ घर को उजाड़ देगा, जिसे देख सकते हैं। अब ये देखिए यहाँ KCl एक साथ आ जाएगा और सोडियम अलग हो जाएगा। तो देखिए तोड़ दिया। तो कभी कभी क्षण खुशियों के लिए अपनी औकात दिखाकर इंसान किसी का घर उजाड़ देते हैं। तो ऐसे ही अभिक्रिया को क्या बोलते हैं, यानी एक तत्व अपने से कम अभिक्रिया वाला तत्व को क्या कर देता है, विस्थापित कर देता है, यानी हटा देता है। तो ऐसे अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। यानी एक तत्व जो होता है अपने से कम अभिक्रियाशील तत्व को क्या कर देता है, हटा देता है और उसके स्थान पर वो बैठ जाता है। और ये देखिए लड़की के साथ ये चला गया और इसकी दुनिया को उजाड़ दिया अपनी पावरफुल क्षमता दिखाकर। तो इस प्रकार तो इंसान में भी होता है, कभी कभी इंसान भी इस तरह से
करते हैं, ऐसी न होती तो जमाना को बेवफा क्यों कहा जाता और बेवफाई कहाँ से होता है। तो आप सोच सकते हैं दोस्त कि अब देख लीजिए बहुत सारे एग्जाम्पल हम लोग ले सकते हैं। जैसे देख लीजिए ये मैग्नीशियम है, सोडियम कहा को रुक रुक हाँ, तो हमको भगा दिया, तो हम देखते हैं हम भी तो किसी से पावरफुल हैं। अब देखिए मैग्नीशियम से पावर, देखिए सोडियम इससे पावरफुल है मैग्नीशियम से। अब मैग्नीशियम SO4 देखिए अपना दुनिया बनाया है, सोडियम कहा कि रुको रुको हम हो जाते हैं, हमरो से जो हम किसी से पावरफुल होंगे, यहाँ मारे जाते हैं वो लोग जिनका कोई सहारा नहीं होता है। जो कम अभिक्रियाशील होगा वो मारे जाएगा। और समझ जाइएगा ये दुनिया से जो बचेगा वही अच्छा है। जैसे सबसे कम अभिक्रियाशील सोना और चांदी है, देखिए इसकी कीमत अच्छा है, तो ये सब इसको सब सताते हैं, इसीलिए सबसे बेस्ट है। चलिए तो ये सोडियम जो है ये मैग्नीशियम को हटा देगा और खुद जाके सट जाएगा। जैसे Na2SO4 और मैग्नीशियम बाहर आ गया, तो देख लीजिए मैग्नीशियम को हटा दिया गया, यानी ज़्यादा क्रियाशील आपका सोडियम है और मैग्नीशियम कम है, इसलिए मैग्नीशियम हट गया और सोडियम सट गया, यानी मैग्नीशियम को विस्थापित कर दिया गया। तो इस प्रकार के अभिक्रिया को क्या कहा जा सकता है आपको, हम लोग किस प्रकार के अभिक्रिया को क्या कर सकते हैं दोस्त, हम लोग किस प्रकार की अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। चलिए इस प्रकार से हम लोग ले सकते हैं। जैसे आप देखिए कैल्शियम, अब यहाँ पर एल्युमिनियम ले लेते हैं, एल्युमिनियम आप कुछ भी ले लीजिए, एल्युमिनियम फास्फेट ले लीजिए, तो एल्युमिनियम फास्फेट को हम लोग ले लेते हैं। तो देखिए एल्युमिनियम और फास्फेट एक अपना दुनिया बना रखा, अब ये से झाड़ेगा जाके कि मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, हम बड़े हैं, ये है वो है, वहाँ जाके इस तरह से हरकतें करेगा कि मतलब हम बड़ेपन है और सच में इससे बड़ा है पावरफुल में। तो यहाँ से सोचेगी कि लड़की तो होता ही है ऐसा ही, इन लोग को हरकतें जो अच्छा लगा चल जाते हैं। तो ये देखिए PO4 इसके साथ आ जाएगा, एल्युमिनियम को हटा दिया गया, तो यानी किसी का फला फूला घर उजाड़ दिए जाते हैं। इंसान में भी तो इसी नहीं होता है। तो आप सोच सकते हैं तत्व को भी इंसान की तरह एक दुनिया है, इन लोग भी इसी तरह से करते रहते हैं। तो चलिए देखिए यहाँ पर आ जाएगा कैल्शियम Ca3PO4 2 और यहाँ पर आपका एल्युमिनियम जो क्या हो जाएगा बाहर आ जाएगा। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, इस प्रकार की अभिक्रिया को हम लोग विस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं। ऐसे हम लोग बहुत सारे एग्जाम्पल ऐसे ले सकते हैं। जैसे मैग्नीशियम है और AgCl है, तो AgCl को हटा देगा, जो AgCl है इसको हटा देगा, कौन हटा देगा दोस्त, विस्थापित कौन कर सकता है इसको, तो AgCl से तो पावरफुल, ढेरे पावरफुल आपको मैग्नीशियम है, तो रटाक से यहाँ MgCl2 हो जाएगा और Ag बाहर आ जाएगा। तो इस प्रकार की अभिक्रिया जब जो अधिक क्रियाशील तत्व होते हैं कम अभिक्रियाशील तत्वों को क्या कर देते हैं, विस्थापित कर देते हैं। जैसे देखिए ये विस्थापित करके देखिए यहाँ हटा दिया गया, ये देखिए इसे क्रिया किया और हटा दिया इसको। तो इस प्रकार से अभिक्रिया जो होते हैं, इस प्रकार की अभिक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। चलिए हम लोग इसी प्रकार से अब नेक्स्ट चलिए देख सकते हैं द्विवीय विस्थापन। द्विवीय विस्थापन में नहीं देखे हैं कभी कभी इंसान नहीं बोलते हैं कि हमारा घर तुम उजाड़ दिया तो हम आपका भी उजाड़ देंगे। तो इसी प्रकार देखिए ये क्या करता है, देखिएगा इसे थोड़ा सा, इसकी अजब ही डायलॉग है मेरे दोस्त। जैसे NaCl है दोस्त, ये भी एक अपना घर बनाया था, और देखिए यहाँ पर MgSO4 है, ये भी एक अपना दुनिया बनाया होता है। तो ये क्या कर रहा है कि इसको देख रहा है कितना सुंदर। अब इसमें होता क्या है दोस्त कि जो Na है, Na के साथ SO4 आ जाएगा और मैग्नीशियम के साथ क्लोरीन, यानी एक दूसरे के साथ, ये हम कह सकते हैं ना कि एक प्रकार भाई बहन का रिश्ता हो गया। जैसे आज मेरी बहन है तो किसी और के यहाँ, और किसी और का बहन है तो मेरे यहाँ, इस तरह से होते रहता है ना। ये सेम इंसानों की कहानी की तरह है दोस्त। इंसान में भी ऐसा होता है कि कल किसी और का बहन मेरे यहाँ, अब मेरी बहन किसी और के यहाँ। तो इसमें हम कह सकते हैं कि आयनों का आदान प्रदान होता है। तो द्विवीय विस्थापन अभिक्रिया वह अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है, जैसे CaCO3 प्लस MgCl2। अब ये दोनों आयनों का आदान प्रदान होगा तो क्या होगा दोस्त, CaCl2 प्लस MgCO3। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो अभिक्रिया होते हैं उसे क्या कहते हैं हम लोग, द्विवीय विस्थापन। पर द्विवीय विस्थापन से एक कभी कभी आता है दोस्त एक अवक्षेपण अभिक्रिया, जिससे बच्चों को बड़ा हैरान कर देता है ये क्षेपण अभिक्रिया। तो हम लोग अवक्षेपण अभिक्रिया को जानेंगे। जैसे
अब मान लीजिए सपोज दैट दोस्त, जैसे MgCl2 प्लस MgCl2 अवक्षेपण अभिक्रिया, कभी कभी इससे टॉपिक है, आगे चलकर हम लोग टॉपिक में देख लेते हैं और इसके सारे कहानी को अच्छा से ये देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं अवक्षेपण अभिक्रिया, तो इसमें होता क्या है दोस्त कि अवक्षेप का निर्माण होता है। वैसे द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया जो अवक्षेप का, अघुलनशील अवक्षेप का निर्माण करता है, जो मतलब जल में न घुल सके। जिससे मान लीजिए सपोज दैट दोस्त NaCl है और यहाँ पर आपको Ag2SO4 है, तो यहाँ पर आपको क्या बनेगा, Na2SO4 उधर चल जाएगा और इधर क्या आ जाएगा दोस्त, AgCl2 अरे AgCl। तो ये जो हुआ आपका अघुलनशील अवक्षेप प्राप्त हुआ। तो इस प्रकार की द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया को क्या कह सकते हैं हम लोग, इस प्रकार के द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया को हम लोग कह सकते हैं दोस्त कि ये अवक्षेपण अभिक्रिया है। जैसे MgSO4 प्लस Na2CO3, तो इसमें क्या होता है कि Mg हो जाएगा, ये द्वितीय विस्थापन है तो MgCO3 प्लस Na2SO4, ये जल में नहीं घुल सकता है, तो ये भी अघुलनशील अवक्षेप प्राप्त हुआ। तो इस प्रकार की जो अभिक्रिया होते हैं, जो अवक्षेप ऐसे अवक्षेप बनाते हैं जो जल में नहीं घुल सकते हैं, जैसे सिल्वर क्लोराइड जल में नहीं घुलते हैं, अघुलनशील अवक्षेप पे बैठ जाते हैं जल के अंदर। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को अवक्षेपण अभिक्रिया कहा जाता है। अब हम लोग रेडॉक्स अभिक्रिया पढ़ेंगे दोस्त। अब ये रेडॉक्स अभिक्रिया हम लोगों ने जानेगा कि इसमें होता क्या है कि कभी कभी अभिक्रिया में ऑक्सीजन का वृद्धि होता है, और जब ऑक्सीजन का वृद्धि होता है तो हाइड्रोजन का हानि हो सकता है। यानी ऑक्सीजन के वृद्धि या हाइड्रोजन का हानि, या कह सकते हैं कि ऑक्सीजन का कमी होता है और हाइड्रोजन का वृद्धि होता है। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को रेडॉक्स अभिक्रिया कहा जाता है। मतलब समझिए तो इसमें ऑक्सीजन का कमी या ऑक्सीजन का वृद्धि होना हम लोग कह सकते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। जैसे अब देख सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पर आप समझ सकते हैं, जैसे MgO हो गया और यहाँ आपका हो गया NaCl। तो यहाँ क्या होगा दोस्त कि MgCl2 एक साथ हो जाएगा, MgCl2 और Na के साथ क्या हो जाएगा आपका Na2O, यानी ऑक्सीजन जुट जाएगा। तो यहाँ देखिए इसमें ऑक्सीजन था, लेकिन ये चीज़ जब यहाँ आया तो देखिए इसमें ऑक्सीजन चला गया, तो ऑक्सीजन का कमी हुआ। तो ऑक्सीजन का जब कमी होता है तो उसे एक और नाम होता है दोस्त, इसको हम लोग अपचयन बोलते हैं, यानी अपचयन अभिक्रिया। या तो ऑक्सीजन का वृद्धि कर सकते हैं या तो फिर इसके बदला में बोल सकते हैं हाइड्रोजन की कमी होना। चलिए अब यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन, देखिए इसके साथ ऑक्सीजन तो सोडियम के साथ यहाँ नहीं था तो क्लोरीन था, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्त ऑक्सीजन आ गया। तो ऑक्सीजन आना या ऑक्सीजन को जाना ही कहलाता है रेडॉक्स अभिक्रिया। पर रेडॉक्स में दो अभिक्रियाएं होते हैं, एक ऑक्सीजन को जाने वाला और एक में ऑक्सीजन आने वाला। तो ऑक्सीजन जेकरा से चला गया, यहाँ था पर यहाँ चला गया, तो इसे बोलते हैं अपचयन। और देखिए इसमें ऑक्सीजन नहीं था पर यहाँ देखिए आ गया, तो इसे बोलते हैं हम लोग उपचयन। इस प्रकार की अभिक्रिया को क्या बोलते हैं दोस्त, उपचयन अभिक्रिया बोला जाता है। तो आप एग्जाम्पल के तौर पर नेक्स्ट इस तरह से सारे बातें को हम लोग समझेंगे। जैसे देख सकते हैं आगे आपको दिया है उपचयन और अपचयन अभिक्रिया। तो अपचयन और उपचयन को हम लोग फिर से एग्जाम्पल के तौर पर समझ सकते हैं कि उपचयन में O2 का वृद्धि होता है। क्या होता है दोस्त, इसमें O2 का क्या होता है तो वृद्धि होता है, और इसमें O2 का क्या होता है दोस्त, कमी होता है। या तो फिर कह सकते हैं H2 का वृद्धि कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं दोस्त, वृद्धि। इसमें हम कह सकते हैं H2 का कमी, H2 का क्या कह सकते हैं दोस्त, कमी। हो सकता है कीड़ा वगैरह परेशान,
H2 का हम लोग कह सकते हैं कमी हो सकता है इस तरह से। तो चलिए एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे CaO आप देख सकते हैं यहाँ पर आपका CaO है और इधर हम ले लेते हैं एल्युमिनियम क्लोराइड। क्या ले लेते हैं दोस्त? एल्युमिनियम क्लोराइड ले लेते हैं, यानी AlCl3। ये क्या होगा कि ये कैल्शियम क्लोराइड के साथ जुड़ जाएगा तो CaCl2 और जो एल्युमिनियम है यानी Al2O3 एक साथ हो जाएंगे। द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया तो आपने जस्ट देखा। चलिए इसमें होता क्या है कि यहाँ ऑक्सीजन था, पर जो ऑक्सीजन था अभी क्या हो गया, यहाँ पर देखिए कमी हो गया। यहाँ ऑक्सीजन था, यहाँ ऑक्सीजन अब नहीं है, क्लोरीन आ गया, तो इसे हम लोग बोलते हैं अपचयन। और इसमें देखिए ऑक्सीजन नहीं था पर ऑक्सीजन देखिए आ गया, तो इसे बोलते हैं हम लोग उपचयन। तो यानी ऑक्सीजन के आधार पर इसे देखा जा रहा है। तो आप समझ सकते हैं उपचयन और अपचयन अभिक्रिया। चलिए लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विकृत गंधिता। देखिए कोई भी तेलीय पदार्थ, जिसे कोई चीज़ हम लोग छानते हैं तेल में ना, जैसे चिप्स हो गए, बहुत सारे कुरकुरा हो गए और बहुत सारे पदार्थ होते हैं, जब उसे हम लोग छानते हैं दोस्त और उसको हम लोग 2-4 दिन के लिए बाहर में छोड़ देते हैं तो वायु से क्रिया करके उसकी, जब वायु से क्रिया करता है तो उसकी रंग, गंध, स्वाद सब कुछ बदल जाते हैं और वो कहीं न कहीं विषैले रूप ले लेते हैं। तो उससे ही कहा जाता है विकृत गंधिता। ये पदार्थ में जो ये बदलाव होता है इसे क्या कहा जाता है? विकृत गंधिता। विकृत गंधिता से बचाव के लिए नाइट्रोजन गैस का उपयोग किया जाता है। जैसे कुरकुरे की थैली में नाइट्रोजन गैस पूछा जाता है कि क्यों भरते हैं, तो वो ऑक्सीजन से रक्षा करता है, ऑक्सीजन को उसमें टच नहीं करने देगा। ऑक्सीजन से टच नहीं होगा तो उसका जो रंग है, गंध है, स्वाद है, वो लंबा समय तक बना रहेगा। तो इसीलिए कुरकुरे की गैस में हम लोग नाइट्रोजन गैस भरते हैं ताकि विकृत गंधिता न हो, विकृत गंधिता से बचे रहे। तो आप समझ गए होंगे कि विकृत गंधिता क्या है, यानी हवा लग जाना, मेहरा जाना, ये सब हम लोग देहात की अपने भाषाओं में, सामान्य भाषा में हम लोग बोलते हैं दोस्त। तो विकृत गंधिता को आप लोग समझ सकते हैं। इसके बाद एक नेक्स्ट क्वेश्चन है जिस पर हम लोग बातें करेंगे। पेज वाले बहुत सारे प्रश्न हैं जिस पर बातें करेंगे, लेकिन एक सवाल है संक्षारण। अब सुने होंगे संक्षारण का नाम, तो आप ये सब रेंसिडिटी जो होता है, एक विकृत गंधिता नाइट्रोजन गैस से इस मतलब बचाते हैं। इस चीज़ से बचने के लिए नाइट्रोजन गैस का उपयोग किया जाता है। लेकिन एक संक्षारण होता है। संक्षारण जब कोई धातु वायु से क्रिया करता है, जब कोई धातु वायु से क्रिया करता है तो उसमें उसकी जो गुणवत्ता है उसमें कमी आता है, जिससे हम लोग को जंग लगना बोलते हैं, जंग लग जाना। तो इसे ही संक्षारण कहते हैं कि जब कोई धातु जैसे लोहा ये सब जब वायु से क्रिया करता है तो खुद के ऊपर जंग उत्पन्न कर लेते हैं, जिससे उनकी गुणवत्ता में कमी आता है, उनकी मजबूती में कमी आती है। तो इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं दोस्त? संक्षारण बोलते हैं। उसके बाद कुछ चैप्टर से कुछ अच्छे क्वेश्चन पर हम लोग बातें करेंगे दोस्त। वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है? देखिए ये मैग्नीशियम रिबन, पहले आप देखे होंगे, पहले गैस होता था ना, जिससे हम लोग बल्ब की तरह गैस जलाया करते थे लोग पहले की ज़माना में, और दूर दूर तक लेके जाया करते थे। तो उसमें एक फीता होता था, उसी फीता का नाम है मैग्नीशियम रिबन। उसमें होता क्या था ना कि जब धूल गर्दा चले जाता था ना तो अच्छा से नहीं जलता था। तो इसे हम कह सकते हैं कि जब इसमें मैग्नीशियम रिबन में कोई धूल कण चले जाए तो वायु से अच्छा सा विक्रिया नहीं करता है, और वायु से अच्छा से क्रिया नहीं करेगा तो कोई चीज़ नहीं जलेगा। जैसे आप देख सकते हैं कोई लकड़ी को आप भिंगा दिए पानी में, अब उसके ऊपर माचिस मारते रहिए, उहा लिया, आग नहीं धरेगा, बहुत दिक्कत होता है। क्यों दिक्कत हुआ? क्योंकि जो लकड़ियाँ भिंग जाती है वो वायु से अच्छा से क्रिया नहीं कर पाती है, और जो वायु से अच्छा से क्रिया नहीं करेगा तो नहीं जलेगा। उसी प्रकार जिसमें धूल कण चले जाते हैं वायु से अच्छा से क्रिया नहीं करेगा, तो मैग्नीशियम रिबन को कैसे हम जला सकते हैं? इसीलिए इसे साफ किया जाता है ताकि धूल कण इसमें न हो, ताकि वायु की उपस्थिति में अच्छा से क्रिया करे और जल सके। तो इस तरह से इसका हम लोग अभिक्रिया कह सकते हैं कि मैग्नीशियम यानी Mg, इसका मैग्नीशियम रिबन को हम लोग क्या संकेत कर सकते हैं दोस्त? Mg, और इसको O2 की उपस्थिति में जब क्रिया करेगा तो क्या बनाता है? MgO। इससे उस स्थिति में जल सकता है, तो इसलिए साफ किया जाता है। तो चलिए इसी प्रकार से बहुत सारे क्वेश्चन हैं जिस पर हम लोग को देखना होगा कि लोहे की वस्तु को हम पेंट क्यों करते हैं। संक्षारण से बचाव की 2 विधियां लिखिए। तो
तो लोहे को वस्तु को हम पेंट इसलिए करते हैं कि जब लोहे को वस्तु को पेंट किया जाता है दोस्त, जब इसे पेंट किया जाता है तो ये वायु के संपर्क से टूट जाते हैं, अलग हो जाते हैं। पेंट क्या करता है कि लोहा और वायु दोनों की संपर्क को तोड़ देता है, मिलने से रोक देता है। जब सोच सकते हैं कि लोहा से वायु डायरेक्ट अब टच नहीं करेगा तो संक्षारण कहाँ से होगा, लोहा की गुणवत्ता में कहाँ से कमी आएगा, लोहा में कोई समस्या नहीं होगा, तो लोहा की जो मजबूती है, गुणवत्ता है, लंबा समय तक क्या होगा, बना रहेगा। अब दो विधियाँ का तो हम लोग पेंट कर सकते हैं, ये सब लेपन कर सकते हैं, मतलब दूसरे धातु का लेपन चढ़ा सकते हैं, इस पर ग्रीस का चढ़ा सकते हैं। जैसे ग्रीस वगैरह को आप धातु पर लेपन कर दीजिएगा ना तो भी वो वायु से क्रिया नहीं करेगा, तो पेंट कर सकते हैं। दो विधिया में हम लोग बोला गया है, तो हम लोग ग्रीस लगा सकते हैं। कोई धातु में देखिए ग्रीस लगा दीजिए, वो वायु से संपर्क टूट जाएगा और उसमें जंग नहीं धरेगा, उसकी लंबी समय तक मजबूती और गुणवत्ता बना रहेगा। जब कॉपर सल्फेट, यानी कॉपर सल्फेट को क्या बोल सकते हैं दोस्त, CuSO4, जब कॉपर सल्फेट के विलयन लोहे की किलो में डुबाया जाता है, यानी कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे की किलो को डुबाया जाता है, यानी लोहा मतलब दोस्त Fe को डुबाया जाता है, तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है। तो विलयन का रंग क्यों बदल जाएगा दोस्त, तो ये जो आयरन होता है वो कॉपर से ज़्यादा पावरफुल है, तो ये कॉपर के क्या करेगा दोस्त, विस्थापित कर देगा और ये आयरन सल्फेट बनाएगा और कॉपर को क्या कर देगा, विस्थापित। तो इसका रंग नीला होता है, तो ये क्या हो जाएगा, ये जब क्रिया करेगा तो इसका रंग हल्का हरा हो जाता है। जब ये क्रिया करता है, आयरन सल्फेट बनाता है, तो इसका रंग हल्का क्या हो जाता है, हरा हो जाता है। तो हम इसीलिए कहते हैं कि रंग बदल गया। तो क्यों बदल गया, तो क्योंकि यहाँ पर आयरन जो है वो कॉपर को क्या कर दिया, विस्थापित कर दिया, इसीलिए इसका रंग हल्का हरा हो जाता है, बदल जाता है नीला से। चलिए, संयोजन एवं वियोजन अभिक्रिया में अंतर है, प्रत्येक के लिए एक एक रासायनिक समीकरण लिखिए। मतलब क्या क्या अंतर है, तो देखिए दोस्त, दो तत्वों को आपस में जुड़ना, जैसे आप एग्जाम्पल देख सकते हैं Mg+SO4, ये चीज़ को आपस में जुड़ना क्या कहलाता है दोस्त, इसी को बोलते हैं हम लोग MgSO4, इसी को बोलते हैं हम लोग संयोजन अभिक्रिया। इस प्रकार की अभिक्रिया को क्या बोल सकते हैं हम लोग, संयोजन अभिक्रिया। अब एक ले लेते हैं वियोजन, इसी को उल्टा कर दीजिए MgSO4। अब जब ये टूटेगा MgSO4 तो ये क्या बना सकता है, Mg+SO4 बनाएगा, तो ये टूट गया। तो दो पदार्थों को आपस में मिलकर एक नए पदार्थों को बनाना, यानी नए पदार्थ का निर्माण करना, ये क्या कहलाता है, संयोजन अभिक्रिया। और जबकि वियोजन अभिक्रिया में एक पदार्थ टूटकर दो या दो से अधिक पदार्थ का निर्माण करते हैं, तो इसे कौन सी कहा जाता है, वियोजन अभिक्रिया। तो इसलिए एक दूसरे से ये विपरीत है, इसमें दो पदार्थ मिलते हैं और ये किसमें एक पदार्थ दो पदार्थों में टूटता है। इसमें दो पदार्थ मिलकर एक पदार्थ का निर्माण करता है, इसमें एक पदार्थ टूटकर दो अन्य पदार्थ का निर्माण करते हैं। इसीलिए संयोजन अभिक्रिया वियोजन अभिक्रिया में हम खास यही अंतर कर सकते हैं। चलिए, कुछ अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग बातें करेंगे। चलिए, श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहा जाता है। श्वसन, जो हम लोग सांस लेते हैं दोस्त, उस सांस फेफड़ा में जाकर कुपिका में, जब कुपिका के अंदर जाता है तो उसमें से ऑक्सीजन रक्त में मिल जाता है, और रक्त ऑक्सीजन को कहाँ लेके जाया जाता है, कोशिका में। और कोशिका में क्या होता है, आप लोग को पता होगा कि हम लोग जो भोजन खाते हैं ग्लूकोज के रूप में, वो रक्त के माध्यम से कोशिका में चला जाता है। तो कोशिका के में रहता है C6H12O6 रहता है दोस्त, और ये यहाँ पर 6O2 जो हम लोग सांस लेते हैं ना, उसके द्वारा, रक्त के द्वारा ये ऑक्सीजन कहाँ जाता है, कोशिका में जाएगा, और कोशिका में ग्लूकोज से क्रिया करेगा तो बनाएगा आपको 6CO2 प्लस 6H2O और प्लस में
आपको ये ऊष्मा के रूप में बाहर आते हैं और एटीपी के रूप में हमें ऊर्जा मिलता है जिससे हम लोग काम करते हैं। तो हम लोग इसी की जब ये बनता है तो कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग सांस छोड़ते ना हैं दोस्त, तो जब छोड़ते हैं तो भाप के रूप में छोड़ते, ऊष्मा निकलती है। तो इसीलिए श्वसन को क्या कहा जाता है दोस्त? ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहा जाता है, क्योंकि जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन फेफड़ा से होकर रक्त में मिलता है और रक्त उस ऑक्सीजन को क्या करता है? वो ऑक्सीजन को लेके जाता है कोशिका तक। कोशिका में ग्लूकोज को टूटता है, जब ग्लूकोज टूटता है तो कार्बन डाइऑक्साइड ऊर्जा प्राप्त होता है और ऊष्मा के रूप में हम कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कर देते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ऊष्मा छोड़ते हैं। इसीलिए श्वसन को क्या कहा जाता है दोस्त? ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहा जाता है। तो इस तरह से हम लोग इसे समझ सकते हैं। चलिए, तो अब हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन का नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। अभ्यास और बहुत सारे पेज वाले प्रश्नों को लेकर आएंगे और स्पेशल में संतुलित करना बच्चों को सिखाएगा। संतुलित कैसे किया जाता है उसका स्पेशल वीडियो नेक्स्ट वीडियो में लाने वाला हूं। तो जय हिंद दोस्तों। अब आपसे हम इसी प्रकार से नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे।